हाय एवरीवन, कैसे हैं? वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए आज है ना फिर जाके अपन ये इसको तहस नहस करते हैं। 31 जैन का जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसको अपन सॉल्व करके देखते हैं कि भैया इसमें क्या क्या पूछा गया था। ठीक है ना। तो जैसा कि अपने को पता चल ही रहा है कि इसमें जो ट्रेंड में जो चीज़ें हैं उसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा 27 जैन के बाद जो ऐसा देखा गया है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला चीज़ें ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा। फिजिक्स में भी अगर देखें तो ठीक है, मैथ्स में तो है ही है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको अपना एनालिसिस कर लेते हैं। पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं फिजिक्स का। ऑफ कोर्स मैं क्योंकि फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो फिजिक्स का अपने करने वाले हैं बात। ठीक है, केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री वाले सर करेंगे और मैथ्स वाले सर करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं फिजिक्स का क्या है पोर्सन। ठीक है, तो 31 जैन। ओके, अच्छा, पहला ही क्वेश्चन अपने को स्टार्ट हो रहा है सेक्शन ए में कि ये आपको ये क्या लॉजिकल सर्किट्स ऑन इन बिलो, ये कौन सा गेट होगा, इसका गेट को पहचानना। ठीक है ना, तो अपने को यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, चल जा रेड पेन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ए है तो आपका यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, अगर ए है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आपका ये नॉट गेट लगा हुआ तो आपके पास यहाँ पे ए बार आ जाने वाला, ए बार आ जाना। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी बार आ जाने वाला। अच्छा, यहाँ पे नैंड गेट लगा हुआ है ना, अगर एंड गेट रहता तो ए बार डॉट बी बार आता। ठीक है, लेकिन क्योंकि नैंड गेट लगा हुआ इसका एक होल बार और लगेगा। ठीक है, फिर जाके इसको डी मॉर्गन्स लॉ से आप इसको ब्रेक कर दो, ए बार का बार प्लस बी बार का बार। ठीक है, बी बार का बार, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी किसका आउटपुट होता है, वाई इक्वस टू ए प्लस बी। ए प्लस बी तो आपका और गेट का आउटपुट होता है, तो और गेट आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg हैविंग एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्शन, फाइंड एम, मास का वैल्यू एम फाइंड करना। ठीक है, तो अपने पास इसको अपने पास एक ट्रिक भी होगा ना इसका करने का, जो एक्सटर्नल फोर्स जितना लग रहा है डिवाइड बाई टोटल मास कर दीजिए आप। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है इसको जगह सीधा करेंगे तो इधर आपका आपका इधर इधर फोर्स की इसका ऐसे वैल्यू भी नहीं दिया है कि इसका मास कौन मास बढ़ा है। तो यहाँ पे आपको जो नेट एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होएगा तो क्या लिखते हैं अपना, नेट एक्सटर्नल फोर्स एम जी इधर खींच रहा है और एम जी इधर खींचेंगे तो मतलब एम जी माइनस एम जी। ठीक है, ये स्मॉल जी डिवाइड बाई टोटल मास करते हैं आप, टोटल मास, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास करते हैं आप। ठीक है, अच्छा ए का वैल्यू अपने को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसमें जी अगर कॉमन ले लेंगे मतलब 10 यहाँ पर आप रख दो चुपचाप से, एम माइनस एम डिवाइड बाय एम प्लस एम। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ये 5 आ जाएगा कट पिट करके। तो यहाँ से आपके पास थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस वन इज 5m प्लस, सॉरी एक सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करना अपने को बाकी रह गया। अब तो सब तो काम हो चुका है, जो भी कॉन्सेप्ट की बातें थी हो चुकी है। यहाँ से आप ये आ चुका होगा आपको m प्लस एम, यहाँ से अपन लिखते हैं 5 कैपिटल M माइनस 5 स्मॉल m। तो ठीक हो गया ना। अपन यहाँ पे ये क्या करेंगे, 6 स्मॉल m इक्वस टू 4m। अब यहाँ पे रेशियो, अच्छा इसका वैल्यू दिया गया आपको, कैपिटल M का वैल्यू 10 kg दिया गया, तो यहाँ पे 10 पुट कर दो, 4 इंटू 10 डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, M की वैल्यू 6 करना पड़ेंगे। तो ये अपने पास 20 डिवाइड बाई 3, 20 डिवाइड बाई 3 मतलब 6.6 के आप पास। अच्छा अपने पास एंगल भी दिया था यार, एंगल भी दिया था ना, एंगल का कंसीडरेशन नहीं किया हमने, सॉरी बच्चों, इसलिए आंसर ये नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं। ठीक है, फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इधर की ओर देखिए, एम जी साइन 53 डिग्री लगने वाला है, तो एम जी साइन 53 डिग्री, तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं एम का वैल्यू है 10 kg, जी का वैल्यू हुई 10 ले लेते हैं, साइन 53 डिग्री कितना हो जाएगा, 4/5, इसको कट कर दो आप, इसका मतलब 4 दूना है, मतलब 80 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 80 न्यूटन इधर लग रहा है, टेंशन इधर की ओर लग रहा है, तो इसका मतलब इधर की ओर जो अपने इक्वेशन जो लिखाएगा यहाँ पे क्या लिखोगे इक्वेशन, 80 माइनस टी इक्वस टू, ये 10 kg है तो मतलब 20। ठीक है, तो यहाँ से टी का वैल्यू आपका आ गया 60।
60, ठीक है। क्योंकि रूप सेम है तो इधर टेंशन टी ही लगने वाला है, इधर से आपका लग जाएगा एम जी यहाँ पर भी साइन 37 डिग्री मतलब 3/5 सॉरी 4/5, अच्छा साइन 30 है ना 3/5, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे क्या, टी माइनस एम जी कैलकुलेट करना है, जी का वैल्यू 10, यहाँ पर लिखेंगे अपना 3/5 इक्वल्स टू एम इंटू ए का एक्सलेशन का वैल्यू कितना अपने पास 2 यहाँ पुट कर दो, तो टी का वैल्यू अपने पास यहाँ पर आ गया 60, यहाँ से इसको कट कर देते हैं 2 टाइम्स में, मतलब 60 माइनस 6m इक्वल्स टू 2m। तो यहाँ से आपका 8m की वैल्यू आ गई है 60, m का वैल्यू 60 डिवाइड बाय 8 कर दो, 60 डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स उसको कट कर दीजिए, 4 टाइम्स उसको कट कर देंगे, 4 यहाँ पे आ गया 15, 4 2 जा जाएगा ना 8, मतलब 15/2 7.5 kg, खत्म। आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। 2 इक्वेशन लिखना था, इक्वेशन लिख के आपको सॉल्व करना था, ठीक है। परसेंटेज एरर इन द मेजरिंग लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द वायर इज इतना, देन द परसेंटेज एरर इन द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है कौन जनरल आपका क्या लिखता है, R इक्वल्स टू रो ऑफ L/A है ना, इसमें कुछ एरर नहीं दिया है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे सीधा अपन लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, L डिवाइड बाय जिस पे डिपेंडेंट है उसको अपन लिख लेते हैं, L डिवाइड बाय एरिया को अपन, एरिया का फॉर्म आपको डायमीटर दिया है, डायमीटर मतलब आप लिख सकते हैं D का स्क्वायर है ना, π/4 D स्क्वायर लिखेंगे, अपने को सिर्फ D से मतलब है तो इसलिए अपने D स्क्वायर लिख लिया। अब इसको एरर इन R मतलब डेल्टा R/R, ठीक है। यहाँ पे L में एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा L/L प्लस ये पावर 2 है, D का स्क्वायर है 2 डेल्टा D/D, डेल्टा D/D। तो परसेंटेज एरर 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ चुका है। डेल्टा L/L का वैल्यू क्या है, परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द लेंथ, अच्छा लेंथ में एंड डायमीटर दोनों में 1% है, तो इसका मतलब ये आ चुका है 0.1 प्लस 2 इंटू 0.1, तो इसका मतलब 0.3% आ चुका है, ठीक है 0.3 भाई, ये ऑप्शन हाँ हो गया। ये तो आसान था भाई, ये तो आसान था, ये तो अपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ते हैं ना, ये वाला चीज़ें आसान सी चीज़ें थी। 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास m मास ईच प्लेस एट 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑफ द मास बाय अदर मास इज इतना। अच्छा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इसकी वैल्यू अपने को दिया गया है कितना, ये थोड़ा सा डेटा यहाँ पे लिखने में दिक्कत है, ठीक है। अब इसके बराबर दिया है ना, एंड द डिस्टेंस ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, ठीक है। तो अपने को स्क्वायर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, बन जाना है स्क्वायर इस पर सही से, ठीक है। इस वाले मास पे मान चलो कि आपको है ना हर एक कॉर्नर पे एक मास m रखा गया है, एंड m इज ऑल्सो केप्ट हियर, राइट, ओके नो प्रॉब्लम। अपने को इसकी वजह से अपने को मास अगर कैलकुलेट करना है, लेट से इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको एक तो फोर्स इधर की ओर ये खींच रहा होगा है ना, ये वाला जो मास है इधर की ओर खींच रहा होगा, एक फोर्स ये आ जाएगा, इसको F1 बोल देते हैं। दूसरा एक इधर की ओर खींच रहा होगा, तीसरा एक इधर की ओर खींच रहा है, 3 फोर्स है। अब देखो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो इसका मतलब इधर F लग रहा होगा, क्योंकि मास और डिस्टेंस सेम है तो और F की वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। इसका मतलब इधर की ओर जो नेट फोर्स आपका आ जाने वाला है कितना इसका F और F का मतलब जो रिजल्टेंट आएगा इधर की ओर F√2 प्लस ये जो आपका ये F1 है यहाँ पे, यही तो होगा आपके नेट फोर्स की वैल्यू, ठीक है। अच्छा यहाँ से अपन F की वैल्यू लिख सकते हैं, ये F की वैल्यू G/m डिवाइड इसमें इसके बीच में लेट से डिस्टेंस क्या है आपका A है डिस्टेंस, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, G/m² डिवाइड बाय A² इंटू √2, ठीक है। फिर इसका क्या लिखेंगे, इसके बीच में तो डिस्टेंस आपके पास क्या दिया है, A√2 दिया गया, तो अपन क्या लिखेंगे G/m² डिवाइड बाय A√2 का स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ A का स्क्वायर आ जाने वाला है, ठीक है भाई। अब इसमें से G/m² आप चुपचाप कॉमन ले लो, G/m² डिवाइड बाई A², और यहाँ पर बचा क्या आपके पास √2 डिवाइड बाई 1/2, ये आ चुका है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, सिंपल सा इसको
इसको इसके टर्म में आपको है ना रिप्रेजेंट करना है, तो अपन इसमें से कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और रीराइट करेंगे तो सॉरी इसको ठीक है कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं। इसमें से 2 कॉमन ले लो नीचे में से, ऊपर में क्या बचा है आपके पास जी, अरे 2 क्यों लिखा रहा है बार बार। यहाँ से आप लिख सकते हैं जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2√2+1, 2√2+1। ये बोलता है ये जो फोर्स आया ये इसके बराबर है, कितना, जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, और नीचे में है 32, ऊपर में है आपके पास 2√2, 2√2+1, 2√2+1 इतना है। तो ये जी एम स्क्वायर से जी एम स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, ये 32 है, क्या है यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे आपके पास प्ले आइडेंटिकल मास एम इज, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये 2√2 से ये वाला चीज़ कैंसिल हो चुका है। इसका मतलब यहाँ से आपके पास 32 एल स्क्वायर इक्वस टू 2a² आ गया, 2a²। 2 से इसको कट कर देते हैं तो 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, 4l इक्वस टू a, है ना। ये जो गिवन आपको है ना, ये जो दिया गया था आपको वैल्यू, इसके बराबर कर दिया ये वाले फोर्स का। ये वाला कितना दिया गया था आपको, 2√2+1 डिवाइड बाय 32 जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ये इतना दिया गया था आपको, ये वाला क्वेश्चन है ना। इसको इसके बराबर कर दिया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 4l के बराबर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ें। टीवी ग्राफिक्स गॉन टू डिफरेंट प्रेशर P1 और P2, तो इसमें बोल रहा है कौन सा सही है। बस अपने को PV इक्वस टू NRT वाला रिलेशन से देख लो इसको। कैसे, PV इक्वस टू अपने पास होता है NRT, T और V में ग्राफ है आपका, T और V में ग्राफ है, मतलब V इक्वस टू NR/P इंटू टी, N/T। इसका मतलब अपन यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, ये वाला आपका स्लोप हो चुका है, स्लोप। तो क्या हो जाएगा इसमें P2 की वैल्यू, इसमें इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है। P2 अगर बड़ा होगा, अच्छा यहाँ, अच्छा T/V है, अच्छा ऐसा TV में ग्राफ दिया गया है ना। ठीक है कोई बात नहीं, इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लें तो T इक्वस टू P/NR इंटू V, TV में। अब देखो जिसका प्रेशर ज़्यादा है ना, ये T और V में प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन, इसका मतलब जिसका प्रेशर ज़्यादा है उसका स्लोप ज़्यादा है ना। इसका मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब P2 ज़्यादा होगा, P2 ग्रेटर देन P1 होएगा, P2 ग्रेटर देन P1, ये वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है ना। ये क्या है, स्लोप का वैल्यू आपके पास कुल मिला के दिया है कितना, P डिवाइड बाय N इंटू आर। तो इसका स्लोप ज़्यादा है, P2 का स्लोप ज़्यादा है। P2 का स्लोप ज़्यादा होने के लिए आपको P2 की वैल्यू बड़ी भी होनी चाहिए, इसका मतलब P2 ग्रेटर देन P1 इज राइट वन। नेक्स्ट वन इज दैट, क्या है नेक्स्ट वाला भाई, हाँ ये बोल रहा है कि 1 डायमेंशनल मोशन रिलेशन बिटवीन पोजीशन x एंड द टाइम, इतना इज गिवन द, इतना दिया गया। ठीक है, टाइम का ये आपको इक्वेशन दिया, t इक्वल्स टू अल्फा ऑफ x स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a। ये तो अपन करवाते हैं जनरली है ना, इसका तो आंसर ये आ जाना चाहिए आपका, है ना, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अपन सॉल्व करके एक बार। इसमें से आप पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1 आ चुका है। यहाँ पे 2 अल्फा एक्स dv/dx करेंगे तो अपने पास ये v आ जाएगा, dx/dt करेंगे तो v आ जाएगा। यहाँ बीटा इंटू वी है ना, बीटा इंटू वी। यहाँ से v का वैल्यू आपके पास आ गया है 1 डिवाइड बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब एक्सलेशन ढूंढना तो अपन क्या करना है, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, या फिर अपने को ये होता है इक्वेशन v dv/dx, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार और v से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 1 डिवाइड बाय यहाँ पे आप लिखोगे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और dv/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। dv/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dv/dx यहाँ से
v का वैल्यू अपने पास 1/2 अल्फा एक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू इसका जो कोफिशेंट है 2 अल्फा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 अल्फा से मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया अपना माइनस ऑफ 2 अल्फा डिवाइड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर, ये वाला वैल्यू यहाँ पटक देंगे, यहाँ वाला वैल्यू पटक देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2 अल्फा डिवाइड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर। तो नीचे में क्या आ जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है अपने को 1/2 एक्स प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था मेरे को, कोई बात नहीं, इसको ठीक है, ये आ चुका है। और यहाँ पे अपने को वैल्यू पुट कर दो किसका, माइनस ऑफ 2 अल्फा डी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, माइनस ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ चुका अपने पास माइनस ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब, और 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को बोलते हैं तो v, तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिखोगे माइनस ऑफ 2 अल्फा 1/v का v मतलब v का क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा v का क्यूब। थर्ड ऑप्शन इज राइट वन, ठीक है। सॉरी बच्चों, अरे क्या सैकिंग हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट मैं देख लेता हूँ कैमरा का पोजीशन चेंज हुआ भी है क्या, ठीक है चलेगा, है ना। आगे क्या बोल रहा है अपने को, अरे आजा, ये 2 रेसिस्टेंस ऑफ हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हैविंग इक्वल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इन द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो अपन ऐसा क्वेश्चन करते हैं ना, दोनों में इसकी वैल्यू क्या आ जाती है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2, है ना, ये तो क्लास का क्वेश्चन है ना, क्लास वर्क का क्वेश्चन है। फिर भी मैं एक अभी करके मैं बता देता हूँ कि आपके पास क्या है, ये R1 सीरीज वाला कर लेते हैं, R1 R0 1 प्लस अल्फा 1 T कर लेते हैं, लेट से टेम्परेचर डिफरेंस T है। सिमिलरली अपन यहाँ से R2 लिख सकते हैं, R2 की वैल्यू R0 1 प्लस अल्फा 2T। फिर ये दो जो इक्विवेलेंट आएगा R इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 2R0, इनिशियल तो उसका 2R0 हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T, ये सीधा हो जा, ये अल्फा T, ये दोनों को ऐड कर दो चुपचाप, क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2R0 1 प्लस अल्फा T, यहाँ से आपके पास R0 सीरीज में तो दोनों R1 प्लस R2 कर देते हैं। अच्छा यहाँ से आपके पास R0 इसमें से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इसका T कर लो। अब देखो ये 2R0 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ से बचा क्या आपके पास, यहाँ से ये R0 को हटा दो, तो यहाँ से आपका अल्फा, अच्छा T और T का वैल्यू कट कर दो, T, तो यहाँ से आ गया आपके पास 2 अल्फा इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो यहाँ देखो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2, यही आ गया। फिर जाकर पैरेलल के लिए वही करेंगे अपन, पैरेलल के लिए आप R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या कर लो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 कर लेंगे, R1 प्लस R2, ठीक है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, R1 R2 की वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर लो, खत्म है। चलिए लाइफ सॉर्टेड है भाई। हाँ ठीक है, आर्टिलरी है, मास M1 है, फायर्ड सेल M2, ठीक है, एट अ टाइम ऑफ फायरिंग द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला अपने पास ये भी होता है, काइनेटिक एनर्जी आप लिखते हो ये P² मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास होता है, तो आर्टिलरी का अपने को काइनेटिक एनर्जी अगर चाहिए K आर्टिलरी A लिख लेते हैं यहाँ पे, तो मोमेंटम तो दोनों सेम होगा, जो फायर करे मोमेंटम कंजर्वेशन है, तो P² डिवाइड बाय आर्टिलरी का मास क्या है कैपिटल M, ओके, सेल का मास ले लेते हैं KS, तो P² मोमेंटम तो सेम डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ M, तो दोनों के रेशियो ले लो, तो रेशियो लोगे तो आपको KA बाय KS के वैल्यू सीधा आपका पास M डिवाइड बाय N आ जाने वाला है, M डिवाइड बाय N कोई ऑप्शन है क्या, अच्छा M1 M2 दिया था भाई, कोई बात नहीं, इसका M1 था, इसका M2 ले लो, तो क्या हो जाएगा M2 डिवाइड बाय M1, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब एक एंड से क्लोज्ड है, तो मतलब ये यहाँ से क्लोज्ड है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब
ये वाला है ना, ये यहाँ पे मिल रहा था, इसका मतलब ये लैम्डा नॉट बाई 4 आता था, लैम्डा बाई 4 आता था ये। तो यहाँ से अपन लिखते हैं एफ की वैल्यू v डिवाइड बाई 4l, क्या है क्लोज्ड है ना, c लिख लेते हैं, v डिवाइड बाई 4lc, ठीक है, इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों तरफ से ये आपका ये ओपन है, ठीक है, तो अपन ये ऐसा लिखते थे इसको, है ना। इसका जो वैल्यू होता था कितना, लैम्डा बाई 2 के, तो v इक्वल्स टू एफ एल करते हैं यहाँ पे, है ना, v इक्वल्स टू एफ लेमडा करते हैं ना, v इक्वल्स टू एफ लेमडा करते हैं। यहाँ आप देखो आपके पास ये l हो जाएगा, l है अपना लैम्डा बाई 4, है ना, तो यहाँ पे लैम्डा बाई 4 पुट करते हैं और v यहाँ पे ये आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पर v डिवाइड बाई लैम्डा लिखते हैं और v डिवाइड बाई 4lc आता है। इसका क्या आता है f, ये तो हो गया अपना क्लोज्ड वाले के लिए, ये ओपन वाले के लिए लिख लेते हैं। फर्स्ट ओवरटोन करने का मतलब है सेकेंड हार्मोनिक, 2v डिवाइड बाई 2LO, ये दोनों बराबर है, दोनों को बराबर कर दो चुपचाप, है ना। तो v डिवाइड बाय 4lc इक्वल्स टू 2 टाइम्स v डिवाइड बाय 2LO, तो v ने v को हटा दिया, 2 ने 2 को हटाया, LO इक्वल्स टू 4lc, अपने को दिया गया है क्लोज ऑर्गन पाइप को अपने को ढूंढना है, ओपन का दिया गया 60, तो यहाँ 60 पुट करो डिवाइड बाय 4 मतलब LC की वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको कट करो 15 आपका ट्रू आंसर है। आगे बढ़े क्या, बढ़ जाओगे, इसमें क्या है, छोटे छोटे सवाल हैं अपने। अब इसमें क्या है, when a small spherical ball is dropped into a long cylindrical pipe filled with glycerin, then what will be the velocity was, अच्छा कोई ग्लिसरीन का कोई जो है ना लॉन्ग ऐसा जो है ना आपका कुछ सिलेंड्रिकल पाइप है, इसमें ग्लिसरीन का बॉल स्फेरिकल बॉल इसमें डाल देते हैं। तो अपने को पता है कि इसमें एक विस्कस फोर्स ऊपर की ओर लगने वाला है FV, बॉइंट फोर्स भी एक ऊपर की तरफ लगने वाला भी, नीचे में mg लग रहा होगा। तो जैसे जैसे इसके अंदर जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स की वैल्यू बढ़ती चले जाएगी और FB तो उस पर लग ही रहा है। तो इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जिसकी वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ये है ना, तो आपको कांस्टेंट वेलोसिटी किस में दे रहा है, इनिशियली इसके पास वेलोसिटी क्या था, 0 वेलोसिटी है, जैसे उसमें ड्रॉप किया, अब धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, है ना, एक टाइम पाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, ये हमेशा तो इंक्रीज नहीं होता रहेगा, है ना, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगा, है ना, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका इक्वेशन लिखते हैं बाकायदा, क्या, एफ नेट की वैल्यू, यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू आप लिखते हो, mg नीचे लग रहा है, ऊपर में बॉइंट फोर्स भी लग रहा है, ऊपर में विस्कस फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो ये इसको अपन लिखते हैं m इंटू dv बाई dt, ठीक है, mg माइनस ये fb माइनस ऑफ 6 पाई ईटा rv, तो ये तो वैल्यू, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब इसको आप इंटीग्रेट करके ये वाला वैल्यू लाते हैं एक्सपोनेंशियल करने, जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं इसको करने का। अपने को पता है टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, अपन पढ़ते भी है, स्टोक्स लॉ में पढ़ते हैं बाकायदा, है ना, क्लास का सवाल है। फिर ये भी अपने पास क्या है, डायमेंशन बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर होगा यहाँ पे शायद, ठीक है। फोर्स एफ डिपेंड्स एक्स एंड टाइम टी, ये दोनों का डायमेंशन चाहिए, ये तो यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है, यूनिट एंड डायमेंशन का। अपने को पता है कि इसका डायमेंशन अपन निकाल सकते हैं, एफ है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे तो ये क्या होता है, इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, इसका जो डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन होगा, मतलब दो सिमिलर डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को अपन ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट में भी कर सकते हैं। इसका मतलब जो इसका डायमेंशन है वो इसी का डायमेंशन होगा। इसका मतलब यहाँ पर लिखने एफ का डायमेंशन, एफ अगर फोर्स है, फोर्स की बात किया है यहाँ पे, ml स्क्वायर टी माइनस 2, है ना, ये क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना फोर्स का। अच्छा ml t माइनस 2 आ जाएगा यहाँ से, ml t माइनस 2, ठीक है, ml t माइनस, अरे तो यहाँ से ml t माइनस 2, ए का तो डायमेंशन चाहिए और एक्स का क्या डिस्टेंस है, इसका मतलब ये एल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे एल स्क्वायर से आप डिवाइड कर दो, यहाँ से एक एल बचा, तो आपके पास ए का डायमेंशन आ चुका है एम, ये इधर जाएगा तो एल रेज टू पावर माइनस 1 टी रेज टू पावर माइनस 2, टी रेज टू पावर माइनस 2 हो गया। अच्छा फिर अपन ए का डायमेंशन आ चुका है,
अब बी का डायमेंशन फिर से लिख लो। बी का डायमेंशन क्या करेंगे, अगेन फिर फोर्स का डायमेंशन के बराबर कर देते हैं mL_t-2 b इंटू टी स्क्वायर, बी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से अपन लिखेंगे mL_t-2 और यहाँ से टी स्क्वायर इधर से आ जाएगा नीचे में तो ऊपर चला जाएगा तो -4, बी का भी डायमेंशन आ गया। तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर शायद पूछा होगा इसमें, है ना। ठीक है, बी का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास m² L² T⁻8 डिवाइड बाई ये कर लेते हैं अपन mL−1 तो यहाँ से आ चुका आपके पास m का पावर 1 l का पावर 3 t का पावर टी कर क्या बोला, टी टाइम है, टी तो टाइम है, टी का स्क्वायर है। वो तो सवाल में लोचा है ना, ये तो बाद में कि अपने को एक तो टर्म यहाँ से आपको बन रहा है m, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m⁻1 l⁻3 t⁻−6 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, -6 आ रहा है। b2/a पूछा है t2/a, बस इसको जो है ना जिस तरह का आपको सवाल दिया है इसको डिवाइड करके आप आंसर है ना ये आता हुआ नजर आ रहा है मेरे को, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन लिखने में इन्होंने टाइप किया उसकी थोड़ी सी गलती है, ठीक है, क्या लिखा है तो ये समझ में आया। आइडिया क्या है, इसका डायमेंशन अपन निकाल लिया, फोर्स का डायमेंशन इसको कंपेयर कर इसका डायमेंशन, दोनों का b² डिवाइड बाई a है तो उसका डायमेंशन निकाल लो। अगर b डिवाइड बाई a है तो सिंपली b का वैल्यू यहाँ से आ गया, a का वैल्यू यहाँ से आ गया, आप दोनों को डिवाइड करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई ये बात है ना। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, हाँ बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा। Two charges q and 3q are placed at a distance r from each. Find the distance from q where the electric field is 0. ठीक है ना, ये कुछ ऐसा बोल रहा होगा, ये सीधा कभी मेरा ये लाइन होता नहीं है यार, क्या करें। अभी इस पे हाथ मेरा बैठा नहीं इस टैब पे लिखने का, है ना, टैब पे लिखता हूँ तो सीधा हो जा, सीधा हो जा, हाँ इस बार सीधा हो गया। यहाँ पे q है, यहाँ पे आपके पास 3q है, तो बोलता है यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे इसकी फील्ड की वैल्यू 0 है। फील्ड की वैल्यू यहाँ पे लिख लो, x फील्ड की वैल्यू क्या लिखेंगे, KQ डिवाइड बाय x का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे k इंटू 3q डिवाइड बाय, यहाँ पे अगर इसका r डिस्टेंस है तो ये क्या आ जाएगा r माइनस एक्स का स्क्वायर, k ने k को हटाया, q ने q को हटाया तो अपने पास ये आ चुका है क्या, ये 3 यहाँ पर बचा रहेगा ना, q सिर्फ जाएगा तो यहाँ से आपके पास r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 3, इसका रूट ले लो तो r माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 3। तो यहाँ से क्या आ चुका अपने पास r माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट 3x। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ चुका है, यहाँ से और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, है ना, r इक्वल्स टू यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ से √3 + 1 तो x का वैल्यू आ चुका r डिवाइड बाय √3 + 1 कोई ऑप्शन है ये वाला √3 + 1 हो गया, खत्म। ठीक, आगे बढ़े। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थिन प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल ए इज कॉट, ये रूट नहीं है, यहाँ पे a/2 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये आपका कॉट a/2 है, तो अपने को पता है कि ऐसा लिखते हैं ना, म्यू प्रिज्म जो लिखते हैं आप साइन ऑफ a/2 प्लस डेल मीन बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ a/2 लिखते हैं, साइन ऑफ a/2। अगर म्यू का वैल्यू कॉट a/2 दिया है तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉस a/2 प्लस ऑफ डिवाइड बाय साइन a/2 खलास। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे कॉस a/2 को आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, फिर जाके इसको बराबर कर देना। कैसे भाई, इसको कॉस a/2 आपको क्या है, a/2 को आप लिख सकते हैं साइन ऑफ, कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ऑफ a/2 प्लस π/2 इधर तो है ही अपने पास साइन ऑफ a/2 प्लस डेल मीन डिवाइड बाय 2 डेल मीन। अब दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ चुका है, ये वाला जो मटेरियल, इसको बराबर कर दो। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, π/2 माइनस करना पड़ेगा यार, तभी तो इसमें कन्वर्ट हो पाएगा आपका, है ना। इसको
एक सेकेंड, इसको ऐसे करेंगे, कॉस है ना, कॉस को साइन में लेके जाना, तो इसका मतलब यहाँ पर अपन लिखेंगे साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ऑफ a/2 ठीक है। तो अब इसको दोनों को बराबर कर दो आप, पाई बाय 2 माइनस ऑफ a/2, पाई बाय 2 माइनस a/2, पाई बाय 2 माइनस a/2 क्या आ जाएगा अपने पास, a/2 प्लस डेल मीन डिवाइड बाय 2, 2 से सबको हटा दो यहाँ से यहाँ, है ना। तो अपने पास क्या गया, a और a है, तो इसका मतलब पाई माइनस 2a इक्वस टू डेल मिनिमम, ये आ चुका है ना, पाई माइनस मतलब 180 डिग्री माइनस 2 आ जाएगा इसका आंसर, 180 डिग्री माइनस 2, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम साइन फर्स्ट लाइमन सीरीज इज लेमडा 1। तो यहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला होता है ना, आर 1 डिवाइड बाई लेमडा मतलब आर आपका क्या लिखते हैं, RH 1 डिवाइड बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई N2 स्क्वायर। तो ठीक हो गया ना, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई लेमडा पहले लिख लो। फर्स्ट लाइमन सीरीज के लिए तो क्या, लाइमन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, ये n इक्वस टू 1, कहीं से भी n इक्वस टू 1 पे आए तो उसको अपना लाइमन सीरीज बोलते हैं, है ना। तो ये आ गया फर्स्ट लाइन, मतलब क्या कि 2 से आ रहा है 1 पे, 2 से 1 पे आ रहा है, तो इसका मतलब सम कांस्टेंट, है ना, सम कांस्टेंट ये आ गया RH, यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 से आ रहा है, फर्स्ट वाले का वेवलेंथ लेमडा, तो मतलब 2 से आ रहा है, यहाँ 4 लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट लिख लेते हैं k डिवाइड बाई 3k डिवाइड बाई 4, 3k डिवाइड बाई 4 आ चुका। सिमिलरली 1 डिवाइड बाई लेमडा डैश वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ दिस सीरीज, सेकंड मेंबर ऑफ दिस सीरीज मतलब यहाँ पर भी कुछ कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, RSC को k बोल दिया, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई सेकेंड से आ रहा मतलब थर्ड से आ रहा तो 1 डिवाइड बाई 9, 1 डिवाइड बाई 9, इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा 8k/9, 8k/9। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो लेमडा डैश डिवाइड बाई लेमडा, लेमडा डैश डिवाइड बाई लेमडा 3k/4, ये ऊपर चला जाएगा 9 डिवाइड बाई 8k, 8k के से के कैंसिल, ये आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 32, 27 डिवाइड बाई 32 कोई है ऑप्शन, 27 डिवाइड बाई 32 कहीं तो ये शायद ये होगा, 27 डिवाइड बाई 32 ये वाला है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलो आगे चलो। क्या है, थोड़ा सा इसमें भी कैलकुलेशन कह सकते हैं, कैलकुलेशन है इस वाले पेपर में, ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा करना पड़ रहा है, ठीक है। ओके 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 कोई बात नहीं। अब वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लेमडा इज इंसिडेंट ऑन द मेटल देन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 8। अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स आप लिखते हो, ये लिखते हो HC डिवाइड बाय लेमडा माइनस 5, मतलब ये वर्क फंक्शन। तो इसको आप E इंटू वी भी लिखते हो, E इंटू वी एस इक्वल्स टू HC डिवाइड बाय लेमडा माइनस 5। तो ऐसा बोला कि वेवलेंथ लेमडा है, 8 पोटेंशियल जब है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इक्वल्स टू HC डिवाइड बाय लेमडा, यहाँ पे 5 को लिख लेते हैं, 5 को सेपरेट कर लेते, रहने देते हैं। तो यहाँ से 5 का वैल्यू कैलकुलेट अगर करना चाहें अपन से, अपन क्या कर सकते हैं, HC डिवाइड बाय लेमडा माइनस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8 EV, ठीक है, ये आ चुका है। फिर ये बोल रहा है कि वेवलेंथ क्या हो जाता है, 3 लेमडा हो जाता है जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 2V हो जाता है, तो 2V हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, HC डिवाइड बाय 3 लेमडा माइनस ऑफ 2EV। अब ये दोनों को बराबर कर दो, phi1 और phi2 को बराबर कर दो, phi1 इक्वल्स टू phi2, दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके, क्योंकि वर्क फंक्शन तो मेटल का प्रॉपर्टी होता है, तो मेटल चेंज नहीं हो रहा तो वर्क फंक्शन वही रहने वाला है, और ये phi1 है ये phi2 है, तो ये तो दोनों सेम ही रहने वाला है। तो अपन कर सकते हैं HC डिवाइड बाय लेमडा माइनस ऑफ 8EV इक्वल्स टू HC डिवाइड बाय 3 लेमडा माइनस 2EV। इसको थोड़ा सॉल्व करो इधर की और इसको लाओ, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो HC डिवाइड बाय यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 3HC डिवाइड बाय 3 लेमडा माइनस HC डिवाइड बाय 3 लेमडा इक्वल्स टू यहाँ से 8 में से आ जाएगा 6EV।
6 EV। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2hc डिवाइड बाय 3 लैम्डा इक्वल्स टू 6 EV। 6 EV यहाँ से आपके पास 2 से ये ख़त्म हो चुका है 3, तो hc डिवाइड बाय लैम्डा का वैल्यू कुल मिला के आपके पास आ चुका है 9 EV, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से वर्क फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, फाई का वैल्यू यहाँ से hc डिवाइड लैम्डा का वैल्यू 9 रखेंगे तो इसका मतलब फाई का वैल्यू आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ चुका तो वैल्यू अपने को पता है, अगर वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला आता है शॉर्टकट जो अपने पास है वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, लैम्डा की वैल्यू 12400 डिवाइड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने को ऑलरेडी है, ये एंगस्ट्रम में वैल्यू आता है, तो इसका मतलब इतना एंगस्ट्रम वैल्यू होता है आपका। तो यहाँ से आपका 12400 डिवाइड बाय ई का वैल्यू कितना है 1 EV है ना, यहाँ से आपके पास EV आया ना, EV 1 EV आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसे 10⁻⁻10 लिख लो इसका, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहाँ पे शून्य को बैठा दो, कितना लिखेंगे 1.24 इंटू 10⁻⁻6, 1.24 10⁻⁻6, 1.24 10⁻⁻6, थर्ड ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ये डायरेक्ट नहीं हुआ इसको सॉल्व है ना, पहले आपको सबसे कैलकुलेट करना पड़ा एनर्जी, फिर जाकर डिवाइड करके कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक है, इफ इसमें बोला इन वाइडिएशन इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज आर इन द रेशियो ऑफ 1:9, इफ द सोर्स आर कोहेरेंट देन द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल पॉइंट इज I1, if the source is coherent and phase differ by 60 डिग्री then the intensity at the point I2। ठीक है, अगर फेज डिफरेंस डिफर करता है तब I2 है, फेज डिफर नहीं करता तो वो I1 है। तो यहाँ पर आप मान लो ना I1 की वैल्यू क्या है आपके पास, I1 की वैल्यू रेशियो I1 नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट का अगर इंटेंसिटी x है तो दूसरे का 9x है, 9x है। ठीक है, तो I1 की तो वैल्यू डायरेक्ट आ चुका है आपका, I1 की वैल्यू अपन x लिख लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, I2 कैलकुलेट कर सकते हैं, I2 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, ये होता है फॉर्मूला अपने पास I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर I1 I2 कॉस ऑफ फाई, I1 की वैल्यू x है, इसका वैल्यू 9x है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिखा जा, हाँ यहाँ पर आपके पास x वैल्यू, यहाँ पे 9x प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे 9x रखेंगे तो यहाँ पे 3x आ चुका है, 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 13x आ चुका है, I2 की वैल्यू 13x, I2 की वैल्यू 13x। ठीक है, फेज डिफर किया तो इतना आ गया है ना। अच्छा, I1 की वैल्यू, I1 क्या है, द सोर्स करना सेंट्रल पॉइंट इज I1। हाँ, ये तो I1 की वैल्यू आपका जब फेज का डिफरेंस नहीं है, मतलब जीरो फेज डिफरेंस है तो तब जाके इंटेंसिटी, इसका मतलब दोनों का सम हो जाएगा सीधा। तो ये 9x, ये तो 10x आने वाला है ना, 10x आने वाला है। I1 की वैल्यू 10x आ गया, इसका 13x आ गया वैल्यू, दोनों का रेशियो पूछा, I1 डिवाइड 10 डिवाइड बाई 30, 10 डिवाइड बाई 30 नहीं आ चुका है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, हाँ, ये क्या, कैलकुलेट एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड 50 वोल्ट पर मीटर एंड द फ्रीक्वेंसी इतना। ठीक है, तो ये तो EM वेव्स का सवाल है। EM वेव्स में जो आपको एनर्जी डेंसिटी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया गया है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, दोनों की डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी सेम होती है, E0 E², ये होता है आपका एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे आपके पास हाफ, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने को पता है 8.8 होता है, और 10⁻⁻8.84 होता है, आगे और लिखना तो लिख सकते हैं -12, इससे अपना आ जाएगा आंसर है ना, और इसका 2500। ठीक है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा कट कर दो, 4.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 4.4 को आप मल्टीप्लाई कर लो 25 से, और यहाँ पे जो 2 जीरो इसमें से कट कर दो 10⁻⁻10,
10⁻⁻10। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा पॉइंट यहाँ पर भी उड़ा लेते हैं और यहाँ 10⁻, आपका हो जाएगा, यहाँ पर 10 लिख लेते हैं ना। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 से ये आ जाएगा 110, 110 इंटू 10⁻⁻10। तो ये 1.1 इंटू 10⁻, आ जाएगा अपने को पास -9, नहीं -8 है ना, 2 अंक के बाद यहाँ पे जाएगा -8। इसका मतलब ये 1.1 वाला है ना, ज़्यादा करना 1 आ गया तो सीधा आंसर मारो, निकलो वहाँ पे, है ना, रुकना ही नहीं है। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एंड रिबाउंड्स अप टू हाइट h आफ्टर द कॉलिजन इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज कॉलिजन 1/2। आपने को पता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? E इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय अपन करते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? सेपरेट कब होगा? जब ये ऊपर जाएगा कितने h हाइट तक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टोटल जो है ना वो कितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, √2gh, है ना। रिबाउंड कर रहा है आपको, कोई सरफेस नहीं दिया सरफेस के बारे में, अगर सरफेस से मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी वगैरह के बारे में बोलता है। इसका मतलब ग्राउंड पे गिर रहा है सीधा, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे गिर रहा है जो कि स्टैटिक है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इतना सेपरेट हो रहा है, मतलब 2gh आगे जा रहा है और 0 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अप्रोच कितने से कर रहा है? अप्रोच तो h हाइट से गिर रहा है, इसका मतलब कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा? 2gh से -0 और इसका वैल्यू आपको 1/2 दिया है, 1/2 दिया है। बस हो गया ना, 1/2। ये देखो 2g कैंसिल हो जाएंगे, √h/h, √h/h। तो यहाँ से आपके पास h/h का जो वैल्यू आएगा 1/4 आ चुका। ठीक है, आपको पूछा कैपिटल h/h का वैल्यू, कैपिटल h/h का वैल्यू तो 4 आ जाएगा। नहीं कट जाएगा, नहीं कुछ वैल्यू कट भी तो करो बाबू, 2 आ जाएगा। 2 इज योर राइट आंसर, है ना। इसका क्या आ जाएगा? 2 आपका आंसर रहा होगा। ठीक है, होप सो आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे, मुझे उम्मीद है। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, इसका आपको इक्विवेलेंट है, ये तो सिंपल सा डायग्राम दिया है यार, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कैच है। यहाँ देखिए, ये यहाँ से कुछ इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब इसके अक्रॉस कुछ करंट नहीं फ्लो हुआ होगा, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस वाला वायर अवेलेबल है। इसका मतलब ये तो कुछ है ही नहीं काउंट में, और इसका काम ही नहीं है। तो अब देखो ये 2 और 2 किस में आ गए? ये सीरीज में, सॉरी पैरेलल में आ गया, तो इसका इक्विवेलेंट 1 आ गया, है ना। अच्छा ये 1 आ गया, ये फिर जाके 2 के साथ 2 और 1 किस में आ गए? फिर से सीरीज में आ गया और 3 के साथ पैरेलल में आ गया। तो 3 और 3 पैरेलल में मतलब 3/2। अच्छा 3/2 पैरेलल में आ गया, फिर इसके साथ ये पैरेलल में है, तो आपके पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सिंपल से क्या लिखेंगे? 3 × 3/2 डिवाइड बाय 3 + 3/2। यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 9/2। यहाँ 3 दूनी 6 और 3 9/2 पूरा कट के क्या आ गया? 1 आ गया आंसर आपका, 1, है ना। तो इसका आंसर क्या आ चुका है आपका? 1 आ चुका है, 1 ओम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोई सवाल ही नहीं है, बस दैट्स इनफ, ख़त्म। तो ये था थोड़ा सा कैलकुलेशन, कह सकते हैं कैलकुलेशन था पेपर में, ठीक है, लेकिन कर सकते थे ना, थोड़ा सा टफर आ रहा है। मतलब आगे जो है ना फर्दर एज यूजुअल ऐसा देखा गया है कि ट्रेंड में कि जो फर्स्ट पेपर आते हैं बहुत आसान आते हैं, फिर जाकर उसके थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं ना, लेवल बढ़ाते हैं, तो वैसा ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन करें, ऐसा ही नहीं कि मतलब आप कर नहीं सकते, कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे, लेकिन कुछ आप पहले के रिसिप्ट से अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा टफ था। ठीक है, थोड़ा सा टफ था। हाँ, और इवनिंग सेशन में इससे जो है ना मैं ऑलरेडी अपलोड किया हूँ, इसका वीडियो ऑलरेडी है, इसका सॉल्यूशन करके, उसका थोड़ा आसान था इसके रिस्पेक्ट में, मॉर्निंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए, होप आपको आनंद आया होगा और मज़ा आया होगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर द फैब अटेम्प्ट, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट्स जो आप अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।